नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर आते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, एएसआई ने वाराणसी अदालत से ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को 4 और सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का बुधवार को आग्रह किया था। यह जानकारी हिंदू पक्ष के वकील ने आज दी है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश A.K. विश्वेश्वर ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में दाखिल कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 17वीं सदी की मस्जिद निर्माण से पहले मौजूदा मंदिर के ऊपर किया गया था, जिसके बाद अदालत सर्वेक्षण का आदेश दिया था। मेरी जानकारी के मुताबिक एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानव्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर से पहले मौजूदा संरक्षण पर किया गया था या नहीं। सर्वेक्षण जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश पर किया गया था, जिसमें मस्जिद के गुंबदों, तहखानों और पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वेक्षण की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया है कि एएसआई को इमारत की उम्र और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए खंभों की जांच करनी चाहिए। अदालत ने एएसआई से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि विवादित जमीन पर खड़े ढांचे का कोई नुकसान न हो। अगली खबर, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से राम मंदिर पर अपनी बात कही है। अभी तक उद्घाटन से जुड़े निमंत्रण न मिलने पर बीजेपी की आलोचना करने वाले संजय राउत का कहना है कि अगर कांग्रेस को अयोध्या का निमंत्रण मिलता है तो उसे उसमें जाना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले सभी दल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक करेंगे और उसमें संयोजक और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसको दी जा सकती है। उद्धव ठाकरे के बाद नीतीश, केजरीवाल और वेणुगोपाल से हुई है। संजय राउत ने इस मौके पर सरकार की तरफ से इंडिया गठबंधन के नेताओं को ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, हेमंत सोरेन को ईडी परेशान कर रही है। इंडिया ब्लॉक के अन्य दल पूरी तरह से केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ हैं। संजय राउत की इस मौके पर बीजेपी सरकार एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महानंद को गुजरात लॉबी को बेचा जा रहा है। महानंद की जमीन पर बड़ा घपला हो रहा है। हाल ही में जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है तो इस पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा था कि निमंत्रण केवल उन लोगों को दिया जाता है जो भगवान राम के भक्त हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री हर जगह सम्मान किया जाता है। उन्हें अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है। यह राजनीति नहीं है, यह उनकी भक्ति है। अगली खबर, जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस और जनसुराज के गठजोड़ पर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बयानों के जरिए अपनी मंशा साफ कर दी है कि पहले और आज की कांग्रेस पार्टी में काफी अंतर है। उन दोनों के गठजोड़ को महज अफवाह बताया। पीके ने अपने पूर्व के बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ने की अटकलें थी, जिन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है। दरभंगा में पत्रकारों से बात करते हुए थे पत्रकार प्रशांत किशोर ने अपने अभियान को लेकर कहा कि जनसुराज का एक विचारधारा है। हम गांधी को लेकर चल रहे हैं और हर दिन अपने भाषणों में कह रहे हैं कि यह जो जनसुराज है, ये आज़ादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहती है। पीके ने यह भी कहा है कि जहां दल जो है वह किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी जाति का ना हो, किसी परिवार का ना हो। आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी वह किसी परिवार की पार्टी नहीं थी। जनसुराज उस सोच से प्रेरित है और विचारधारा के आधार पर निश्चित तौर पर अब अगर आप महात्मा गांधी को लेकर चलते हैं तो मैंने कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, मेरी विचारधारा वही है। वे कह पा रहे हैं कि नहीं कि उनका मामला है। हम कांग्रेस नहीं हैं। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी इस यात्रा पर राजनीतिक पार्टियों की काफी नजरें गड़ी हुई हैं। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को आंध्र प्रदेश में मजबूती मिलेगी। शर्मिला आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी वाईआरएस तेलंगाना का कांग्रेस में विलय करने का भी ऐलान कर दिया है। शर्मिला ने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मुझे खुशी है कि मैं इसके लिए काम करूंगी। शर्मिला ने कहा कि उन्हें ईसाई के तौर पर मणिपुर हिंसा के कारण बहुत दुख हुआ है। अगर सेकुलर पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो यही होगा। वाईएस शर्मिला आंध्र के पूर्व सीएम जगनमोहन वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है। राजशेखरा रेड्डी कांग्रेस में थे। सीएम रहते विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद जब पार्टी ने शर्मिला के भाई जगनमोहन रेड्डी को सीएम बनाया तो जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बनाई। शुरुआत में शर्मिला वाईआरएस कांग्रेस पार्टी संयोजक बनी और उन्होंने अपने भाई और मां के साथ आंध्र में प्रचार किया था। 2021 में अपने भाई के मतभेदों के चलते उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और तेलंगाना में नई पार्टी वाईएस तेलंगाना पार्टी का गठन
किया। अगली खबर, शराब घोटाले मामले में ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सच्चाई यह है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और वे इसमें सेंध लगाना चाहती है। मेरे वकीलों ने बताया है कि मेरा कहना है कि मुझे भेजे गए समन गैर कानूनी है। बीजेपी का मकसद मेरी जांच करना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रोकना है। वे जांच के बहाने मुझे बुलाना और फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल से बीजेपी सारी एजेंसी शराब घोटाले के कई छापेमारी की और गिरफ्तारी भी की है, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। ऐसे फर्जी केस में आप नेताओं को इन्होंने जेल में रखा हुआ है और अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। फर्जी समन भेजकर ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजा हुआ है और मेरे वकीलों ने बताया कि वह समन गैर कानूनी है। कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं सहयोग भी करूंगा। बीजेपी का मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने का है। आपको बता दें कि शराब नीति पर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। हालांकि सीएम केजरीवाल बुधवार 3 जनवरी को प्रदर्शन निदेशालय के समक्ष में पेश नहीं होंगे। सीएम के इस मामले के ईडी को अपना जवाब भेजा है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही आपका कहना है कि ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी यह नहीं बता रही है कि वे अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से बुला रही है। ना तो केजरीवाल इस मामले में गवाह है और ना ही वे अभियुक्त हैं। ईडी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है। अगली खबर, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भगवान राम के नाम पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शरद पवार वाली एनसीपी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड द्वारा भगवान राम को मांसाहारी बताए जाने पर गुस्सा भड़क गया है। भाजपा नेता राम कदम ने पुलिस पर शिकायत भी दी है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी बयान की निंदा की है। कदम ने कहा कि घमंडी गठबंधन की मानसिकता साफ है कि राम भक्तों की भावनाओं को आहत पहुंचाई जाए। वे वोट जुटाने के लिए हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। राम मंदिर का निर्माण घमंडी गठबंधन को रास नहीं आ रहा है। बार बार हिंदू समाज का मजाक बनाओ और एक संप्रदाय को खुश करो, यह उनकी ओछी राजनीति है। आव्हाड ने संघ पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि वे जानते हैं कि आरएसएस के बारे में। उन्होंने आगे पूछा, क्या वे कभी संघ की किसी शाखा में गए हैं? संघ की परिभाषा जानते हैं? संघ के स्वयं सेवक हैं, वे मां भारती के लिए जीते हैं, उन्हें क्या पता कि संघ के बारे में। कदम ने कहा कि क्या केवल वे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल देंगे? संघ को समझने के लिए आव्हाड को 100 जन्म लेने होंगे। इसके बाद संघ क्या होता है तब उन्हें समझ में आएगा। आव्हाड के बयान पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्यदेव का कहना है कि एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड जो बोल रहे हैं वे पूरी तरह से गलत है। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान मांसाहारी भोजन किया करते थे। इसमें लिखा है कि वे फल खाते थे। ऐसे झूठों को हमारे भगवान राम का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरी खबर, दक्षिण कश्मीर के कुलगामा जिले में हदीगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार रात को यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि कुलगाम जिले के हदीगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई है। कुलगाम पुलिस सेना सीआरपीएफ काम पर है। पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त टीमों को इलाके में आतंकवादी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद गोलाबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके को घेरने के बाद जब सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी ने गोलाबारी शुरू कर दी। हाल के दिनों में पूरे कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें कई आतंकवादी मारे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।